नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 में यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 5 जो है वो है कॉलम्स। मैंने पिछले वीडियो में कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था मुख्य मुख्य बातें बताई थी और अपने ऐप में जिसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने हमारी जो किताब लिखी हुई है उसकी पूरी PDF डाली हुई है चैप्टर वाइज। अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। उसी क्रम में जो है जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो एक स्टूडेंट की समस्या पे आधारित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, केवल क्वेश्चन व्हाट्सएप किया, पता नहीं वो कहाँ से लिया गया, किस किताब से लिया गया, आई डोंट नो, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक थी। देखिए, आपको उस सवाल में बताया गया कि एक खोखली यानी होलो कहना चाहिए कि एक कॉलम है, खोखला कॉलम है जिसका बाहर का जो डायमीटर है उसको हम कह रहे हैं कैपिटल D और जो अंदर का डायमीटर उसको कह रहे हैं स्मॉल d। देखिए, कॉलम हो चाहे स्टड हो यानी कि स्तंभ हो या थाम हो, ये सूत्र जो है इफेक्टिवली लागू होता है। यूलर का फॉर्मूला है, रैंकिन का फॉर्मूला है, वो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो कॉलम के लिए भी लागू होते हैं और स्टड के लिए भी लागू होते हैं। तो जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसमें इसको स्टड का है, थाम। एक्चुअली ये थाम है, थाम को कहते हैं स्टड। क्या होता है कि कॉलम तो वर्टिकल होता है, हैवी लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, और जो थाम होता है ना स्टड, वो किसी फ्रेम के मेंबर होते हैं, ट्रस के मेंबर होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड कैसे भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली काफी कम लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये स्टड का क्रॉस सेक्शन है ये, और हॉलो है, हॉलो सर्कुलर है जिसका बाहर का डायमीटर कैपिटल D है, अंदर डायमीटर स्मॉल d। अब जो क्वेश्चन पूछा गया मुझसे उसमें पता नहीं किस किताब से ये सवाल लिया गया, उल्टा लिख दिया। बाहर का डायमीटर 38 mm है, अंदर का 33 है। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाहर का 33 है, अंदर का 38 है। अब इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं और पता नहीं कैसे स्टूडेंट किन किताबों से पढ़ते हैं, आई डोंट नो। हमारी बहुत शानदार किताब लिखी हुई है, उसमें देखे तो कुछ, तो फिर किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि पूछा गया सवाल मेरे से इसलिए मैं तो बताऊंगा। तो आप इसमें करेक्शन कर लें, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो भाई, बाहर का डायमीटर ज्यादा होता है, अंदर का कम होता है। तो बाहर का तो है 38 mm, अंदर का है 33 mm। उस स्टड की जो एक्चुअल लेंथ है वो 2.3 मीटर है। हमें सब डाटा को किस में लिखना चाहिए, mm में। हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 2300 mm आ जाएगा, और ये एक्चुअल लेंथ है, ये वास्तविक लंबाई है। हमें जरूरत पड़ती है इफेक्टिव लेंथ की, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। ये और भी इसमें अभी हम केवल ये लिख रहे हैं जो डाटा दे रखे हैं ना, गिवन है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक आपको फिगर बनाना चाहिए, एक जो जो डाटा दे देना वो सब लिखने चाहिए साइड के अंदर विद प्रॉपर यूनिट्स। बोथ एंड्स आर हिंज्ड, उसके दोनों सिरे हिंज्ड है यानी कि कब्जेदार है। FC क्या है कि ये जो स्टड दिया है ना, इसके लिए आपको दो प्रकार के लोड निकाल के उसका रेशियो निकालना है। एक तो यूलर्स लोड, यूलर के फॉर्मूले के आधार पर जो लोड लेगा उसे कहते हैं बकलिंग लोड, PE। ई मतलब यूलर, कैपिटल नहीं, ये यूलर्स लोड। और एक रैंकिन के फॉर्मूले से, रैंकिन के सूत्र से, उसको PR कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यूलर के सूत्र से जो लोड निकलेगा और जो रैंकिन के सूत्र से लोड निकलेगा उसका रेशियो पता करना है। PE/PR हमको पता करना है, और PR यानी कि रैंकिन सूत्र का प्रयोग जब करना होता है तो हमको एक
डाटा दिया होता है एफ सी और ए, ये दोनों जो है ना एफ सी और ए, इनको कहते हैं रैंकाइन कांस्टेंट, ये काम आते हैं। एफ सी होती है एक्चुअली क्रशिंग स्ट्रेस। दरअसल यूलर फॉर्मूला तो केवल लॉन्ग कॉलम के लिए काम आता है, और रैंकाइन फॉर्मूला शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कॉलम के लिए काम आता है। क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में काम आता है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज काम में लेनी पड़ेगी इसके अंदर। तो शॉर्ट कॉलम में होता है क्रशिंग स्ट्रेस, तो वो ये एफ सी है, क्रशिंग स्ट्रेस, जो आपको सवाल में दे रखी है 335 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ई यंग्स मॉडुलस, जिस पदार्थ का कॉलम ये जो स्टड बना है स्टील का, उसका यंग्स मॉडुलस 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और रैंकिन कांस्टेंट एक स्मॉल ए इज इक्वल टू 1/7500। ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। बड़ी मिस्टेक किया कि ये स्मॉल डी और कैपिटल डी की डिफरेंस मान ले लिए, बाहर के डायमीटर को अंदर का बता दिया, अंदर का डायमीटर बाहर का बता दिया, और पता नहीं क्या कुछ लैंग्वेज अटपटी से लिखी हुई, कुछ पता नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है। वो तो जो मैंने डाटा दे रखी उसके बेस पे अपने हिसाब से ये काम कर लिया। अब क्या पूछा गया है, पहला कि यूलर्स लोड और रैंकाइन लोड का रेशियो निकालो। दूसरा, कॉलम की या स्टड की, जो भी केस हो, यहाँ स्टड है ये, तो स्टड की किस लंबाई के लिए, यानी एल कितना होगा एक्चुअल लेंथ, फॉर विच यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, यानी किस लंबाई के लिए यूलर का फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये हम पता करना है। इसको ये भी कह सकते थे कि कौन सी लंबाई के लिए यूलर का फॉर्मूला वैलिड होगा, तो वो हम आपको भी डिस्कस करके बताएंगे। जरा ध्यान से देखिए, पहला पार्ट तो बहुत आसान है, हमको सीधे सीधे सूत्र लगाना है और यूलर्स लोड और रैंकिन लोड निकालना है। अब आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन किया जाता है। पीई यूलर्स लोड, उसका फॉर्मूला ये पीई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई इंटू आई मिनिमम बटा इफेक्टिव लेंथ का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर पाई तो पाई होता है, कांस्टेंट है, ई आपको दे रखा है, आई मिनिमम ये जो निकाला मैंने, आई मिनिमम यहाँ पे साइड में देखिए आप, आई मिनिमम का मतलब होता है आई एक्स या आई वाई जो भी कम हो, और सर्कुलर सेक्शन है ना, चाहे खोखला हो चाहे सॉलिड हो, सर्कुलर सेक्शन में आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं। तो आप आई एक्स निकालो चाहे वाई निकालो, दोनों एक ही बात है, वही आई मिनिमम है। वो होगा इसके अंदर पाई/64 इंटू कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी यानी कि बाहर का व्यास और अंदर का व्यास, बाहर का डायमीटर अंदर का डायमीटर, दोनों दे रखिए आपको 38 और 33 देखिए ना, लिख दिए। जब सॉल्व करेंगे 38 की पावर 4 निकालेंगे तो 2085136 आएगी, 33 की पावर 4 करेंगे तो 1185921 आएगा, घटा के पाई से गुणा करके बटा 64 करेंगे तो 44,100.113 mm4 आ गया। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस प्रकार से काम कर रहा हूँ एग्जाम में आपको वैसे करना चाहिए अगर पूरे नंबर लाने हैं तो। अब जब दोनों सिरे हिंज्ड होते हैं तो कॉलम इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। आपको एक्चुअल लेंथ दे रखी है 2300 mm, तो इफेक्टिव लेंथ भी 2300 ही हो जाएगी। अच्छा, ये मान लो कॉलम के दोनों सिरे मान लीजिए फिक्स्ड होते, आबद्ध होते, तो इफेक्ट लेंथ जो होती वो L/2 होती, यानी कि एक्चुअल लेंथ की आधी होती। और अगर एक सिरा फिक्स्ड होता और एक सिरा हिंज्ड होता, इफेक्ट लेंथ जो होती एक्चुअल लेंथ अपॉन √2 होती, और एक सिरा फिक्स होता दूसरा फ्री होता, तो इफेक्ट लेंथ एक्चुअल लेंथ की दुगनी होती। ये सब बातें आपको नोट्स में मेरी किताब के अंदर मिल जाएंगे। मैं एक एग्जाम मटेरियल के नाम से जो अपना एक अलग से मैंने क्लास बना रखी है ऐप के अंदर, आप उसमें जाएंगे तो उसमें पेपर सॉल्व करेंगे ना, कई सालों के जो मैंने कर रखे हैं, मैंने कर रखे हैं सॉल्व। और क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस आपको हमारी किताबें मिल जाएंगे, तो मैंने उस वीडियो में समझाया कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा किताब में, और आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। तो हम ये जो कह रहे थे इसमें, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ, यानी कि 2300 mm।
अब इस फॉर्मूले में देखिएगा, पाई ई की वैल्यू रख दी, आई मिनिमम ये निकाला हमने अभी अभी आपके सामने 44140.113 और इफेक्ट लेंथ तो वही 2300 में सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16,882.29। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट पाई की जगह ले लेते हैं 22/7। मैं आपको राय दूंगा ऐसा ना करें, जब तक कि कहे ना। अगर कभी क्वेश्चन में कह दिया कि पाई बराबर 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए, वरना जब आपका कैलकुलेटर पाई दे रहा है तो आप क्यों कोई दूसरी वैल्यू ले। ये देखिएगा, ये आपका कैलकुलेटर है, ये शिफ्ट दबाया और ये दबाया, ये सीधा आपको पाई मिल जाएगा। दिख रहा है आपको पाई, ये पाई काम लेना आपको, और इसी से आंसर वो मिलेंगे एग्जाम वाले। हाँ, 22/7 लिखा जाए या 3.14 लिखा जाए तो वो लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप 3.14 लेंगे तो जो एक्चुअल आंसर आ रहा है एग्जामिनर का, वो और आपका थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, उसमें 1-2% का फर्क पड़ जाएगा आंसर में। और एक राय मैं और दूंगा, एक राय मेरी ध्यान रखिएगा, आप जब कभी पेपर सॉल्व करते हैं और पाई की वैल्यू आप चूंकि लेते हैं कैलकुलेटर से, आप एक लिख दीजिएगा नोट लगा के कॉपी के अंदर, बड़े बड़े बॉक्स बनाकर। जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो कई बार आपने कॉपी में एक बॉक्स बना दिया और लिख दिया कि वी हैव टेकन पाई फ्रॉम कैलकुलेटर, बस खत्म बात। होगा अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने 22/7 लिया है या 3.14 लिया है, तो उसके और आपके आंसर में जो मामूली फर्क आएगा ना, उसको इग्नोर कर देगा, वरना हो सकता है कि कुछ आधा एक नंबर कट जाए। तो ये चीजें होती हैं। तो ये आपके आ गया 16,882.29 न्यूटन। हम आंसर देते हैं हमेशा किलो न्यूटन में, 1000 से भाग लगा दो तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 16.88299 और 88229 16.88229 किलो न्यूटन। ये पीई आ गया। आप क्या निकालेंगे? पी आर, रैंकाइन फॉर्मूले से। रैंकाइन फॉर्मूला ये आपको याद रखना, एफ सी इंटू ए अपॉन 1+a इंटू एल बाई आर मिनिमम होल स्क्वायर। एल क्या? इफेक्टिव लेंथ। आर मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये हम निकालेंगे अभी। ए क्या है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब पाई/4 डी बार का जो है 38 mm है, अंदर का 33 है। सॉल्व करोगे तो एरिया आ जाएगा इसका कॉलम का, स्टड का, सॉरी, 278.816 mm स्क्वायर। 278.816 mm स्क्वायर। देखिए मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लोली पढ़ा होता है कि कभी आपके कोई चीज दिक्कत नहीं आए, हमेशा काम होता रहे आपका। और आप अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ये निकल गया, एफ सी दे रखा है, स्मॉल ए दे रखा है, इफेक्टिव लेंथ पता है, अब निकालना आर मिनिमम। आर मिनिमम जो होता है वो होता है अंडर रूट आई मिनिमम बटा एरिया। ये फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ जायरेशन अंडर रूट आई अपॉन ए होता है ना, इसलिए आर मिनिमम अंडर रूट आई मिनिमम हम निकाल चुके थे 44,140.113। ये अभी निकाला 278.816, डिवाइड किया, रूट लिया, आर मिनिमम आ गया 12.582 mm। 12.582 mm आ गया हमारा आर मिनिमम, यानी कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन या न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। अब सारे वैल्यूज हमने रख दी पी आर के फॉर्मूले में। एफ सी दे रखा है। अच्छा, यूनिट सब ध्यान रखना, न्यूटन एम एम। एरिया 278.816 mm स्क्वायर था। 1+ स्मॉल ए 1/7500 आपको दे रखा है। एल इफेक्ट लेंथ 2300 एक्चुअल लेंथ के बराबर। आर मिनिमम ये निकाला अभी हमने। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले इसमें इसका भाग लगाना कैलकुलेटर में, मतलब कैलकुलेटर से स्क्वायर करना, उसमें उसमें 7,500 का भाग लगाना, उसमें +1 करना, इनवर्स करना और इससे गुणा करना, आपको मिलेगा ये 17120.998 न्यूटन। 17,120.998, इसको करीबन 17,121 कह सकते हैं, 17,121 न्यूटन लगभग। अगर इसको निकालें किलो न्यूटन में, 1000 से भाग लगा तो 17.121 किलो न्यूटन। 17.121 किलो न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है? पी यूलर बटा पी रैंकाइन, पी बटा पी आर। तो हमने पी निकाला था पिछले पेज पर 16.88229 किलो न्यूटन और ये 17.121 किलो न्यूटन।
ये रेशियो है, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होगी। आप जब भाग लगाएंगे ना तो 0.98606 आएगा। ये पहला आंसर आ गया। देखिए यूलर से और एंगल से लोड कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 0.98 तो लगभग एक ही होता है, 0.98 है तो यानी कि यूलर के द्वारा जो सूत्र है उसमें आपने लोड निकाला और एंगल के द्वारा सूत्र से लोड निकाला, उसका रेशियो निकाला तो 0.98606 आया। ये पहला आंसर आ गया भाई। अब ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बिल्कुल एक सचेत कर देना चाहता हूँ, सावधान कर देना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत, वैसे कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से समझाया हुआ मिल जाएगा। मैं आपको जिस मेथड से करा रहा हूँ उससे करेंगे तो बहुत इजी है और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। और ये मेरी जो पुस्तक लिखी गई हमारे के द्वारा उसमें भी बहुत शानदार ढंग से समझाया गया है। उसमें ऐसा एक एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो भी आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। फिलहाल तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि भाई स्टड की किस लंबाई से नीचे, पूछा ना एल की वैल्यू कितनी होगी, वो कौन सी लंबाई है फॉर विच यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। यानी कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब इसकी स्टड की लेंथ की, जिसके लिए यूलर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। आप जानते हैं यूलर फॉर्मूला लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है और उसके लिए एक सीमा होती है, इससे ज्यादा लेंथ होगी तभी काम करेगा वरना नहीं करेगा। अब हमें निकालनी है लिमिटिंग वैल्यू, लेंथ, लिमिटिंग लेंथ निकालनी है। और लिमिट क्या होती है, देखिए लिमिट का मतलब ये हो गया कि जहां शॉर्ट कॉलम की सीमा समाप्त होती है वहां लॉन्ग कॉलम की सीमा शुरू होती है। व्हेन लिमिट फॉर शॉर्ट कॉलम एंड्स, लिमिट फॉर लॉन्ग कॉलम स्टार्ट्स। कि भाई ये लेंथ पे, इस लेंथ से कम है तो कॉलम शॉर्ट है, इस लेंथ से ज्यादा है तो कॉलम लॉन्ग है। हम बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू की। यानी आप ये समझ सकते हैं कि उस लिमिटिंग वैल्यू के लिए, उस कॉलम की लंबाई यानी कि स्टड की लंबाई के लिए हम थोड़ा सा भी कम कर दें तो कॉलम शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा सा भी लॉन्ग कर दें तो कॉलम लॉन्ग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि उस समय बकलिंग स्ट्रेस जो होगी वो क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं। बकलिंग स्ट्रेस किस में निकालते हैं, लॉन्ग कॉलम के लिए, और क्रशिंग स्ट्रेस किस लिए निकालते हैं, शॉर्ट कॉलम के लिए। लिमिटिंग कंडीशन में, सीमांत अवस्था में दोनों बराबर करके चलेंगे, यानी बकलिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस बराबर। बकलिंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ये जो बकलिंग लोड है ना यूलर फॉर्मूले से, पीई अपॉन एरिया। क्रशिंग स्ट्रेस दे रखी है आपको सवाल में, ये आपको दे रखी है 335 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हो गया। अब पी क्या होता है, पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम बटा इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। ये तो ए है, इक्वल टू एफ सी। इससे हम एल स्क्वायर निकालेंगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एफ सी बराबर पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम। एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू आई मिनिमम बटा ए इंटू एफ सी। इट इम्प्लाइज एल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दी 2.05 इंटू 10 की पावर 5, आई मिनिमम वैल्यू निकाल दी, रखो 44140.313, सॉरी 113। ए 278.81 हम निकाल चुके हैं, एफ सी दे रखा है 335। ध्यान रखिएगा इसमें जो कॉलम की लेंथ हम काम नहीं ले रहे हैं, लेंथ हम निकाल रहे हैं जिसके लिए वैलिड होगा वो पता करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल आ जाएगा 977.827 mm, 977.827 mm। ये इफेक्टिव लेंथ है और चूंकि दोनों सिरे हिंज्ड हैं इसलिए एक्चुअल लेंथ भी इफेक्टिव के बराबर ही होगी। तो एक्चुअल भी वही होगी जो इफेक्टिव है, क्योंकि स्मॉल एल और कैपिटल एल बराबर है, इफेक्टिव एक्चुअल के बराबर है। अगर इफेक्टिव 977.827 mm है तो एक्चुअल भी नहीं होगी। अब ये हो गया हमारे पास आंसर। ये लेंथ आ गई कॉलम की या स्टड की। यूलर्स
फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, विल बी वैलिड ओनली व्हेन ये जो एक्चुअल लेंथ है वो 977.827 mm या उससे बड़ी हो, तब तो वैलिड होगा। हमें क्या पूछा गया है? फॉर विच यूलर्स फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। आप कहेंगे इफ एल इज लेस देन कितना, ये आपके 977.827 mm, अगर एल की वैल्यू यानी एक्चुअल लेंथ की वैल्यू 977.827 mm से कम है तो यूलर्स फॉर्मूला will not valid। यानी अगर एक्चुअल लेंथ स्टड की 977.82 mm से कम है तो यूलर फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, और ज्यादा है तो वैलिड होगा। अगर हम पूछे आपसे कि ये जो है इस पे लागू होगा क्या, इसमें देखिए एक्चुअल लेंथ कितनी है 2300 mm, जो कि ये जो हमारे आंसर है 977.827 mm उससे ज्यादा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए यूलर फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि ये लॉन्ग कॉलम है। बिल्कुल क्लियरली बता दिया मैंने। इसमें कई किताब में आपके गलत मिलेंगे, मैं बता दूं आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पुस्तक में गलतियां हैं। हमने जो बताया है वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है। हम जो पढ़ाते हैं तो बहुत अनुभव के आधार पर, बहुत लंबा समय हमको पढ़ाते हुए हो गया है, तो आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली कुछ बुक्स में क्या कर दिया है कि गलत रंग से इंटरप्रेट किया गया है। अब इसकी एक बात बता दूं आपको, ये मैंने अपनी किताब में लिया, जरा मेरी किताब देखो, ये हमारी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट है। ये आपको मैं अब मेरी किताब से मैटर बता रहा हूँ। ये मेरा हाथ का लिखा हुआ सारा मैटर है, इसी को बाद में किताब में छापा गया था। लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स फॉर्मूला, मैं बिल्कुल आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यूलर सूत्र की परिसीमा है। देखिए हम जानते हैं कि यूलर सूत्र से दिया गया व्याकुंजन भार यानी कि पीई पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डाइफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर होता है। अब परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ जाइरेशन आर मिनिमम, ये होता है अंडर रूट आई मिनिमम बटा एरिया। अगर मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं तो आर मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू आई मिनिमम बटा एरिया। इससे अगर मैं आई मिनिमम निकालूं तो ए इंटू आर मिनिमम स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वैसे एक बात मैंने इस किताब में लिख दी है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन को कई बार स्मॉल के भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, और कई बार इसको के भी कहते हैं। तो आप चिंता ना करें, के का मतलब ही आर ही है, यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन ही है। ये बात मैंने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। तो आई मिनिमम क्या हो गया, ए इंटू आर मिनिमम स्क्वायर हो गया। अब आई मिनिमम का ये जो फॉर्मूला है, ये ए इंटू आर मिनिमम स्क्वायर, ये यहाँ रख देंगे इसके अंदर। तो पी कितना हो जाएगा, देखिए जरा, पाई स्क्वायर ई इंटू आई मिनिमम यानी कि ए आर मिनिमम स्क्वायर अपॉन इफेक्ट लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ए को इधर लाएंगे, पीई अपॉन ए, पाई स्क्वायर ई, और ये जो आर मिनिमम है ना, ये नीचे ले आएंगे। तो एल स्क्वायर है, उसमें आर मिनिमम स्क्वायर को भाग, ये हो जाएगा एल बाई आर मिनिमम स्क्वायर। एक्चुअली इसको सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है। तो हमने कुछ ऐसा सेट किया इसको कि पीई अपॉन ए हो गया पाई स्क्वायर ई, और ये एल और ये आर में नीचे आ गया। अब जब लिमिटिंग कंडीशन होती है, लिमिटिंग कंडीशन शॉर्ट और लॉन्ग की, तो हम बकलिंग स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर कर देते हैं। तो पीई अपॉन ए बकलिंग स्ट्रेस है, इसको मैंने पी, अभी तो फिलहाल मैंने इसको पीसी लिखा, पी लिखा है, फिलहाल मैंने इसको पी लिखा है क्योंकि यूलर का फॉर्मूला है इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल बाई आर मिनिमम होल स्क्वायर। पीई क्या है, व्याकुंचन प्रतिबल है, यानी कि बकलिंग स्ट्रेस है, जिसका सीमांत मान, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए इसके संदलन प्रतिबल यानी कि क्रशिंग स्ट्रेस पीसी, हम जिसको एफसी कहते हैं ना, वो पीसी एफसी की बात है के बराबर है। और माइल्ड स्टील के लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस होती है, आप याद रखें 320 न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है।
कभी कभी 314, 15, 17, 30, 32 कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा नहीं है, आपको यहाँ पे FC की वैल्यू 335 दे रखी है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन माइल्ड स्टील के लिए नॉर्मली 320 होती है। अब हम क्या करेंगे, PE और PC को बराबर कर देंगे, क्योंकि सीमांत अवस्था लिखा ना, नहीं लिखा सीमांत अवस्था, यानी कि लिमिटिंग कंडीशन में PE PC के बराबर है, और PC है 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P है ये वाला पाई स्क्वायर ये अपॉन ये वाला। तो ये हो गया पाई स्क्वायर ये पड़ेगा। अब इससे मैं अगर निकालूं L/R मिनिमम का स्क्वायर निकालूं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, L/R मिनिमम होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू ई बटा 320, ये L/R मिनिमम का स्क्वायर हो गया। तो L/R मिनिमम स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई। अब ई क्या होता है, ये हम लेते हैं स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 320 आपको मैंने कहा था ना FC 320 लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 6168.5 आएगा, ये L/R मिनिमम का होल स्क्वायर हुआ, तो L/R क्या हो जाएगा 78.54, ये हो गया 78.54। ये तो कभी 320 लिया, कभी 318, कभी 322, 32 भी है, तो इसको अपन लगभग 80 मान लेते हैं, नियरली 80। एक रूल सा बन गया, ये आपके मल्टीपल चॉइस को सुना सकता है कि तनुत्व अनुपात की सीमा क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, जिसके ऊपर यूलर का फॉर्मूला लागू होगा। जब L/R की वैल्यू 80 हो, 80 ये लिमिटिंग, इससे ज्यादा अगर होगी तो लागू होगा, कम होगी तो, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है, इससे ज्यादा जब L/R होगा तो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, वरना वो कॉलम शॉर्ट होगा। तो ये इससे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि तनुत्व अनुपात के 80 से अधिक होने पर ही आयलर सूत्र मान्य होगा, यानी कि 80 से अगर ज्यादा है तो मान्य होगा, वरना नहीं होगा। अब आप ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसकी बात करते हैं। मैं आपसे क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा जो इफेक्ट लेंथ आया वो आया था 977, ये देखो 977.827 mm। अगर मैं L/R मिनिमम निकालूं, क्या निकालूं, L/R मिनिमम, जरा देखिए कितना आता है। मैं निकालता हूं L/R मिनिमम, कितना था L हमारा। अब ये मत लेना 977, ये नहीं लेना आपको, ये तो मैंने आपको एक बताया कि इससे ज्यादा होगा तो यूलर का सूत्र लागू होगा, वरना नहीं होगा। और हमारा एक्चुअल लेंथ जो है वो 23 mm है, उससे ज्यादा, इसका मतलब यूलर का सूत्र लागू होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर इससे वैल्यू कम होती तो लागू नहीं होता। अब मैं एक और ढंग से बताना चाहता हूँ आपको, अभी जो मैंने बताया ना 80 के हिसाब से, ये जो मैंने जस्ट बताया आपको 80 वाला मैटर, इसकी बात कर रहा हूँ। हमारे इस केस में कितनी इफेक्ट लेंथ है, 23 mm ही है, और व्हाट इज आर मिनिमम, ये निकला आर मिनिमम हमारा 12.582, 12.582। जरा निकालें इसका मान क्या आएगा, 2300 बटा 12.582, 12.582, ठीक है, इजिकल टू ये आ रहा है आपके 182.8, ये आ रहा है 182.8। मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट, अगर L/R मिनिमम 80 से ज्यादा हो तो यूलर का सूत्र लागू होगा, 80 से कम हो तो नहीं होगा। ये चूंकि 80 से ज्यादा है, 180 पॉइंट जो निकाला मैंने अभी है 182.8, इसलिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने सॉल्व किया अभी इस वीडियो के अंदर, इसमें यूलर फॉर्मूला वैलिड है। ओके, हो सकता है कि आपको कुछ बुक्स में ये गलत मिले और वो लिखा मिले
कि वैलिड नहीं है, हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है बिल्कुल भी। मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इस मेथड से आप ना करें। मैंने जो बताया ना, आपसे क्या पूछा गया था, एक्चुअली जो पूछा जाता है ना उसी के लिए काम करें। जब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि भाई कौन सी लंबाई है जिसके नीचे या जिसके लिए यूलर का फॉर्मूला लागू नहीं होगा, देखा ना, नॉट वैलिड। आप सिंपल सी बात लिखेंगे, ये तो लंबाई है आपके लिमिटिंग, तो आप कहेंगे 977.827 mm से नीचे यूलर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। दैट इज इफ L इज लेस देन 977.82 mm, यूलर्स फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड। आपसे अगर ये पूछे क्या हमने जो सवाल दिया इसमें वैलिड होगा, तब यस वैलिड होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल लेंथ जो है वो 23 और वो इसकी इफेक्टिव लेंथ भी है। आई होप सो कि आपने बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, हर पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा, और कभी आप एग्जाम में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।